तो राज्यसभा की 10 सीटों के लिए जो उत्तर प्रदेश से आती है उसके लिए आज वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद गिनती का काम चल रहा है। कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थी समाजवादी पार्टी ने, जिसे खारिज किया गया और अब वोटिंग के बाद काउंटिंग का दौर चल रहा है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी का सवाल है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने। सपा के कितने विधायक आपके साथ? दर्जनों है। दर्जनों? दर्जन। विधायकों पे क्या कार्रवाई होगी? समय आने पर ऐसी तरीके से फिर होगा, जब सत्ता बदलेगी तब कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी कुनबे में अंतर कलह का स्तर क्या है, और अगर देश और प्रदेश के विकास के लिए किसी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भाजपा प्रत्याशियों को वोट दिया होगा, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अरे टूट हर चुनाव में ऐसा है, जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को, वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। एक दो और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। दिया है अपने पे खबर आज ही, आज बड़ी मुस्कान है सर आपसे। नहीं, कोई मुस्कान नहीं है सर। सचेतक के पद से हमने इस्तीफा दे दिया, कुछ तो बोलिए सर। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल लगातार खरीद फरोख्त करने का काम किया है। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए के लिए है। मैं पीडीए हूँ, पीडीए में हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है। तो क्या अंतरात्मा की आवाज जो है बगावत की शुरुआत है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इस मसले से जुड़े हुए और भी कई सवाल है, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल 8वें प्रत्याशी के लिए क्या बीजेपी ने खेल कर दिया और सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं? थोड़ी देर में औपचारिकताएं भी पूरी हो जाएंगी। क्या एसपी में बड़ी टूट होने वाली है? क्योंकि आज जिसकी शुरुआत हुई है, क्या इससे आगे भी कोई टूट हो सकती है? 8 बागी क्या आम चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि ऐसे ऐसे चुनावी क्षेत्र से आते हैं जहां पर बीजेपी को जीत की उम्मीद है, और ये प्रत्याशी जो अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, तो फायदा मिल सकता है। नतीजों का लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के नतीजों पर तो असर पड़ने वाला है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल 3 घंटे से काउंटिंग जारी है। बीच में 2 बार काउंटिंग रोकी भी गई। सपा की 3 आपत्तियां खारिज की गई हैं और फिर से काउंटिंग शुरू हुई है। तो पिछले 3 घंटे यानी कि 5 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी। बीच में 2 बार काउंटिंग रोकी गई। दरअसल समाजवादी पार्टी की 3 आपत्तियां थी, जिन्हें अब खारिज कर दिया गया है, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है और काउंटिंग शुरू हो गई है। और पिछले 3 घंटे से करीब ये काउंटिंग का काम चल रहा है, लेकिन नतीजे आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। थोड़ी देर में आ सकते हैं नतीजे, ये फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है। 10वीं सीट को लेकर के कांटे की टक्कर है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की 8वीं सीट और समाजवादी पार्टी की 3री सीट को लेकर के दरअसल कड़ी टक्कर। विवेक हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विवेक, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? सिर्फ 395 वोटों की गिनती का काम करना था, हालांकि एक एक वोट की जांच होती है, फिर भी 3 घंटे का वक्त लग गया, कोई नतीजा सामने नहीं आया।
देखिए कुंदन, अभी कम से कम 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा। 3 घंटे गुजर चुके हैं, 1.5 घंटा और भी लगेगा। कहा जा रहा है कि जो राज्यसभा के लिए वोटिंग होती है वो वोटिंग का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता के वोट होते हैं, इसलिए जो काउंटिंग होती है पहले प्रथम वरीयता के वोट गिने जाते हैं, उसके बाद द्वितीय वरीयता के। तो प्रथम वरीयता के वोट की काउंटिंग जब शुरू हुई उसी के दौरान कई आपत्तियां आ गई। जो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं जो काउंटिंग सेंटर पर इस समय मौजूद हैं, ये सामने तिलक हॉल है, वहीं पर देखिए सारी खिड़कियां आपको दिखेंगी, वहां काउंटिंग चल रही है। उन्होंने आपत्तियां दाखिल की। शर्जील इस्लाम का जो वोट कास्ट हुआ था उसको लेकर वोट खारिज किया गया, तो उस पर आपत्ति दाखिल की समाजवादी पार्टी के एजेंट ने। इसके अलावा 2 और सुभाषपा के जो विधायक हैं उनके वोट खारिज किए गए, उस पर भी आपत्तियां दाखिल की गई। तीनों आपत्तियों की सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद उनको खारिज कर दिया गया फाइनली। उसके बाद फिर से काउंटिंग शुरू हुई है। करीब 25 से 30 मिनट तक काउंटिंग बाधित रही। और ऐसे में जो लोग हैं जो यहाँ इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ देखिए राजपाल कश्यप भी आ गए हैं। राजपाल जी, ये बताइए क्या स्थिति है अभी अंदर? अब काउंटिंग चल रही है। चल रही है, हाँ। लेकिन बड़ा लंबा समय लग रहा है। लंबा समय क्या कि काउंटिंग की एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत चल रही है। 3 वोट राजपाल जी जो खारिज किए गए थे उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपत्ति। अच्छा ये बताइए, ये लोकतंत्र है कि लूट तंत्र है? बीजेपी ने तो लूट तंत्र बनाया है इसको। 3 वोट तो हमारे पढ़ने नहीं दिए, जिनको जेल में बंद कर दिया उनके नहीं आने दिए। 3 वोट तो लोकतंत्र कहा? लोकतंत्र तो वो बीजेपी खत्म कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी लड़ रही है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लड़ रही है, रक्षा के लिए। 3 वोट और खारिज हो गए, जिसमें से 2 सुभाषपा के बता रहे हैं और एक समाजवादी पार्टी के विधायक शर्जील इस्लाम का वोट। जब आपने देख ही लिया चंडीगढ़ में क्या हुआ था कैमरे के सामने, अब लोकतंत्र कहाँ है? वो तो सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, तब लोकतंत्र बचा। लेकिन राजपाल जी ये बताइए, जो खारिज हुए वोट उसको लेकर फिर समाजवादी पार्टी और दिक्कत में आ सकती है? समाजवादी पार्टी लड़ेगी और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान के लिए लड़ती रहेगी। अभी कितना टाइम लगेगा और जो काउंटिंग हो रही है कितना टाइम और लग सकता है? अभी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो राजपाल कश्यप जी हैं जो समाजवादी पार्टी का सीनियर लीडर है। वो पीडीए का फार्मूला, ये जो पीडीए का फार्मूला है उसका पूरा अभियान है, इसके अगुवाकार है समाजवादी पार्टी के। और भी लोग हैं यहाँ, जो तमाम लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काउंटिंग खत्म हो। वो देखिए फूल लेकर आए हैं, ये फूल और माले लेकर तैयार हैं। आप लोग किसके लिए ये माला वाला लिए हो भाई? आरपीएन सिंह जी के लिए। आरपीएन सिंह जी के लिए, उन्हीं के क्षेत्र से हैं? जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कितनी देर लगेगी? अभी आधे घंटे लग सकते हैं। ठीक है विवेक, मैं लौटता हूं, अपडेट के दोबारा आपके पास लौटता हूं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कौशलकांत मिश्रा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है, मनीष द्विवेदी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, सुभाष यादव प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद हैं, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है अपडेट देने के लिए। लेकिन पहला सवाल कौशलकांत जी, बड़ा खेला हो गया, आपने खेला किया नहीं किया, लेकिन अंतरात्मा की आवाज से ही बहुत खेला हो गया। कुंदन जी, पहले तो राम राम और सभी साथियों को राम राम जी। राम राम। इसका मैं एक शेर से शुरुआत करता रहा हूं कि ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। यही हाल है विपक्ष का या इंडी गठबंधन का। और एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी पार्टी और अपने संगठन को नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो लोग भारत जोड़ो की यात्रा पे निकले हुए हैं। तो उन्हें यह सोचना है कि आखिर उनमें क्या प्रॉब्लम है। और ये आज की बात नहीं है। अगर इस राज्यसभा के इलेक्शन को हम किनारे रखते हैं तो आज ही बिहार में कांग्रेस के 2 एमएलए और आरजेडी का 1 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। आज की ही खबर है कि करीब करीब महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस के विधायकों में टूट हो रही है। ये आपके न्यूज चैनल से ही हमें पता चला है। बिल्कुल। इसके पहले की अगर लिस्ट देखें, बड़ी लंबी शुरुआत है। 14 से लेके आज तक जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, उपेंद्र सिंह, अमरिंदर सिंह, जयवीर सेलगिल, नीतीश कुमार, दारा सिंह चौहान, प्रमोद कृष्णन, किरण रेड्डी, किरण कुमार रेड्डी, जगमोहन रेड्डी, चंद्रबाबू, लिस्ट लगी हुई है। किस चीज की तलाश में? नहीं कौशलकांत जी, बड़ा सवाल यही कि क्या आकर्षण है बीजेपी के अंदर, क्या आकर्षण है? कौन सा मैग्नेट लेकर के आप लोग बैठे हैं कि अंतरात्मा की आवाज लोग सुनते हैं और आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि ये लोग जो पीडीए का नाम ले लेते हैं, उन्होंने एक अलायंस बना रखा है, परिवार डेवलपमेंट अलायंस। ये परिवारवादी भ्रष्टाचारवादियों का एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग
राम की आवाज सुनना चाहते हैं, राष्ट्र की आवाज सुनना चाहते हैं, धारा 370 पे देश के साथ आना चाहते हैं, सीए के साथ आना चाहते हैं, उरी और बालाकोट में अपने देश के ऊपर गर्व करना चाहते हैं। और वो नेता जो विदेश की धरती पे जा करके भारत माता के खिलाफ बोलता है, भारत को कहता है कि वो राष्ट्र नहीं है, उस नेता की लीडरशिप को छोड़ करके माननीय मोदी जी की वैश्विक लीडरशिप को शामिल होना चाहते हैं। उनका स्वागत, और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास। और विपक्षी विधायकों का भी विकास। इसी तरह के आरोप आज समाजवादी पार्टी के नेता भी लगाते रहे। अशोक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक यादव साहब, ये 7-8 लोग क्यों पार्टी से नाराज हैं? क्यों पार्टी के लिए वोट नहीं किया इन्होंने? इनकी अंतरात्मा की आवाज जो है वो आज सुनाई दी है, और आपके खेमे से तो खबर ही आई कि भाई ये भटकती हुई आत्मा है, जल्दी निकल गई तो बढ़िया है। देखिए, ऐसा है कुंदन जी, ये अंतरात्मा की आवाज है कि इस खोखे की आवाज है कि टिकट की आवाज है कि ईडी की आवाज है कि सीबीआई की आवाज है, ये आप भी जान रहे हैं, इस पैनल में बैठे हुए समस्त साथी गण जान रहे हैं, जनता भी जान रही है। अंतरात्मा की आवाज अगर इतना उनको आज कचोट रही है, तो जब वो हमारे सिंबल पे जनता के बीच जा जाके वोट मांग रहे थे, तब वो अंतरात्मा की आवाज उनकी कहाँ गई थी? कहीं वो आवाज मर गई थी या दब गई थी या कुचल गई थी? आज जो जगी आवाज, देखिए इस तरह का दोगलापन बिहेवियर जो है जनता जानती है। कुंदन जी देखिए, सवाल उठता है जैसे आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा आकर्षण है, कौन सा मैग्नेट है। ये देखिए, आकर्षण या मैग्नेट नहीं है कुंदन जी, ये एक तरह का एक डिमोल्यूशन है। आप देखेंगे कि लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे तो पार्षदों का जो वहां पे अभी आप कह रहे थे ना कि क्या हम आप अपने पार्टी के विधायकों को नहीं बांध के रख पाते हैं, चंडीगढ़ में क्या पार्षदों को बांधने में कोई समस्या आई थी क्या? ठीक, अगर आपकी मंशा है कि विपक्ष को खड़े नहीं रहने देंगे, हम बैलेट लूट लेंगे, हम विधायक लूट लेंगे, हम कुछ भी करेंगे, तो फिर आपके पास ईडी है, सीबीआई, सब कुछ है, सत्ता है, आप जो चाहे वो करिए। लेकिन ठीक है, इस देश का लोकतंत्र जो ऐसा है कुंदन जी की, इस देश का लोकतंत्र कभी ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करता है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन को रोकने के लिए मोदी सरकार जितना भी संभव है हर संभव कदम उठा रही है। 2 मार्च 2023 धूल कहां जमी है मनीष शिंदे साहब? मनीष शिंदे साहब, ये धूल कहां जमी है? चेहरे पर, ये शीशे पर? हमारे शीशे पर है, इसलिए क्योंकि कालिख पुती है वहां पर। अभी कई चंडीगढ़ होने बाकी है। भाजपा के आदरणीय साथी ने एक शेर से शुरुआत करी थी, तो मैं भी एक शेर उनको सुनाता हूं। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो दिक्कत इस बात की है कि जिस ब्लंट पावर के साथ ये खेल रहे हैं चंडीगढ़ में, उसको पूरे देश ने देख लिया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इनके मुंह पर तमाचा मार दिया है, तो ये कुछ कहने लायक बचे नहीं है। बेशर्मी इस बात की है कि उसके बाद भी ये उससे बाज नहीं आ रहे हैं और खुलकर जो है एक नंगा नाच पूरे देश में कर रहे हैं। ठीक, तो खैर उसमें कोई बात नहीं है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है, और जनता की अदालत में सबको जाना है। ठीक, जनता की अदालत में सबको जाना है। विवेक का एक बार फिर मैं आता हूं, आप सर लौटता हूं मनीष साहब आपके साथ। विवेक का के पास कुछ अपडेट लग रहा है कि है। विवेक, क्या अपडेट है और कितना वक्त और लगेगा? क्योंकि बहुत दिलचस्प लड़ाई हो गई है, बहुत उलट पुलट सारी चीजें हो गई है, तो इसलिए नतीजों पर सबकी नजरें, और कितना इंतजार? देखिए कुंदन, चाहे जितना उलट पुलट हो जाए, लेकिन नतीजा 8-2 रहेगा, ये बात तय है। यानी समाजवादी पार्टी के जो 3 कैंडिडेट थे, उसमें से सिर्फ 2 को जीत मिलेगी और बाकी 1 कैंडिडेट को हार मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट उन्होंने उतारे थे, 8वां दांव चला था और 8वां दांव बिल्कुल सटीक बैठा। 8 कैंडिडेट उनके जीतने की कगार पर हैं। बहुत सारे उनके समर्थक हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो आप बताइए कितना अभी टाइम और लगेगा? आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं, इंतजार कर रहे हैं? जो पता चल रहा है आधे घंटे और लगेगा। आधे घंटे और लगेगा? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो वक्त के लिए क्या तैयारी है? ठीक है, नजरें बनाए रखिए विवेक। अपडेट के दोबारा आपके पास लौटेंगे। सुभाष यादव हमारे साथ मौजूद है। सुभाष यादव साहब, ऐसी इनपुट जो है आपके नेता बहुत पहले दे देते हैं। वो कह रहे थे भाई जीतेगा 8वां प्रत्याशी, और जीत तय मानी जा रही है, औपचारिकता बाकी है। देखिए कुंदन जी, ये वास्तविकता है, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्व के अंदर भी जो बातें बोलते आए वो कहीं ना कहीं आपके सामने सच होती साबित हो रही हैं। जैसे पूर्व के अंदर उन्होंने ये बयान भी दिया था कि पश्चिम के अंदर आने वाले समय में एक विकेट गिरेगा, तो जाहिर सी बात है कि आरएलडी के रूप में हमारे एनडीए के अंदर जयंत चौधरी जी आने वाले, उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है।
और समाजवादी पार्टी के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि राज्यसभा चुनाव आने दीजिए, जब वोटिंग होगी उस वोटिंग के समय समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी के कितने विधायक एनडीए प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे। और वो आज परिणाम आने से बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो समाजवादी पार्टी बार बार जो पीडीए का नारा देती है, ये पीडीए का नारा तो देती है, लेकिन वास्तव में जब पीडीए को प्रतिनिधि देने की बारी आती है तो समाजवादी पार्टी इनसे किनारा काट लेती है। पीडीए के नाम पे इन्होंने सिर्फ एकमात्र प्रत्याशी दिया, दलित रामजी लाल जी सुमन को। उसके अलावा जो बाकी के जो दो प्रत्याशी थे वो क्या पीडीए की स्कीम के अंदर फिट बैठते थे? दूसरी बात, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत हुई तो वास्तविकता है न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। तो जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के अंदर पूर्व के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन के ऊपर जितना आघात किया, मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर जितना आघात किया, उनको जितना डैमेज करना था डैमेज किया। कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति थी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की, वो भी टाटा बाय बाय बोल के चले गए। और उनकी भावनाओं से जो आहत हुए थे समाजवादी पार्टी के जो विधायक, वो भी कहीं ना कहीं समय आने पर समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कह के चले गए। तो समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का शिकार हुई है। और इनका जो अत्यधिक आत्मविश्वास था, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं कि भैया हमको तो 3 की जरूरत थी, आपको 8 की जरूरत थी। अरे जो आपको जो 3 की जरूरत थी तो आपने जो समीकरण उतार कर अपने दिमाग में रखकर, ठीक है सुभाष जी, मैं आता हूं। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी भी अपने दिमाग में रख के प्रत्याशी उतारेगी ना। ठीक है राजीव रंजन साहब, ये बताइए कि भाई गिरेबान में तो झांक लीजिएगा, गिरेबान में भी क्या सच्चाई पता चल जाएगा, लेकिन अंतरात्मा में कैसे झांकिएगा? अखिलेश यादव भी आज बहुत बेबस दिखाई दिए, और इस तौर पर बेबस दिखाई दिए कि भाई किसी के अंतरात्मा क्या कह रही है ये कैसे पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अंतरात्मा को कौन झांक सकता है, कौन पता लगा सकता है कि मेरी अंतरात्मा क्या कहती है, आपकी क्या कहती है? हमारे साथ कौशल खान जी बैठे, उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, मनीष जी की अंतरात्मा क्या कहती है? अब देखिए कुंदन जी, अंतरात्मा की जो आवाज है, आपको याद होगा 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गई और जब वोटिंग होने लगी तो अंतरात्मा की आवाज की बात पहली बार कि सांसद अंतरात्मा के आवाज के आधार पर उठते। आज ये बात हास्यास्पद हो गई है। आप परिस्थितियां देखिए कि जो विधायक आज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किए हैं, वो कल परसों ही क्लियर हो गया था कि विधायक इनसे टूटते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े चुनाव के लिए आपके पास मैनेजमेंट क्या है? आज तो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का आधार और प्रभाव इस देश प्रदेश में इतना बड़ा हो गया है कि तमाम राजनीतिक लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए अंतरात्मा की आवाज की जो बात आ रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज विधायक उनसे टूटे। आज अखिलेश यादव के सबसे लीडिंग, मुझे तो आश्चर्य है मनोज पांडे के जाने पे, इन्हीं मनोज पांडे के चक्कर में स्वामी मौर्य ने भी पार्टी छोड़ी, आरोप लगा के छोड़ी है। और वही मनोज पांडे जो पार्टी के सचेतक थे वो पार्टी छोड़ के आज। सवाल ये है कि क्या आप अपने विधायकों की मंशा नहीं जान पाए, आप अपने विधायकों को मैनेज नहीं कर पाए, और आपके सामने इतना बड़ा गठबंधन, इतनी बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे आप लड़ेंगे? तो आकलन करना पड़ेगा कि विपक्ष कहां पर खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती, जिस ताकत से छोटे बड़े सारे चुनाव लड़ रही है, ठीक है, उसको देख ऐसा लगता है कि अब इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी को हराना लगभग असंभव है, ऐसा मुझे लगता है। कौशल खान जी, ये लगभग असंभव जैसा क्यों है? चुनावी मैनेजमेंट ये आपको लोगों का बहुत स्ट्रांग है, या फिर जो दूसरे तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और यहां तक कहा जा रहा है भाई लोकतंत्र खतरे में है? देखिए कुंदन जी, जब जब विपक्ष खतरे में आता है तो इनके लिए लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। तो ये तो लोकतंत्र कई बार खतरे में रह रहा है पूरे देश में। 2014 के बाद लोकतंत्र खतरे में ही रहा है, लेकिन जनता मोदी जी के साथ रही है। मैं दो बातें बताता हूँ। समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि जनता की अदालत ने जिन विधायकों को चुन करके भेजा है उनको जवाब देना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ अभी लड़ी थी कुछ दिन पहले, तो फिर कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ रही है? तो ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लोगों ने अपनी विजडम के आधार पर किया। और दूसरे मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, वो यही कह रहे थे ना कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। हिमाचल प्रदेश में तो सैया भी इनका था, कोतवाल भी इनका था, सरकार भी इनकी थी, सब कुछ इनका था। और इन्हीं के नेता
कांग्रेस की नेता थी प्रतिभा देवी, उन्होंने कहा था विधायकों में असंतोष है, वहां पर बीजेपी ऑलरेडी सीट जीत चुकी है। तो आप बताइए आईने में खराबी है या चेहरे में खराबी है? इसका जवाब यहीं से मिल जाता है। और एक चीज और कहता हूं, एक बात कही जाती है कि परिस्थितियां लीडर बनाती हैं, लेकिन ग्रेट लीडर परिस्थितियां बनाते हैं। यही नाम नरेंद्र मोदी है। ठीक है कौशल खान जी, लीडरशिप पर हम बात करेंगे। चूंकि आपने लीडरशिप पर एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया है, तो लीडरशिप पर भी बात बेहद जरूरी है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लीडरशिप को लेकर के भी सवाल उठना लाजमी है? और ये सवाल पूछा जाना चाहिए अखिलेश यादव से कि जो बहुत करीबी है, मनोज पांडे जैसे लोग बहुत करीबी है, मुख्य सचेतक जिन्हें बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह पर उन्हें तरजीह दी, आखिर वो आपके खिलाफ जाने वाले, ये अगर आपको पता नहीं है तो फिर क्या आप सियासत कर रहे हैं? फिलहाल